कल आपका नेट का पेपर था। आशा करते भगवान से कामना करते कि आपका पेपर अच्छा ही हुआ होगा। अब हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं साइकोलॉजी की, जो आपकी एस्टेट सीटेट के लिए बहुत मेन क्लास होने वाली है। तो आप क्लास शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यालयों में तीव्र और मंदबुद्धि बालकों के लिए इन चारों में से शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि जो विद्यालय में तेज़ और मंदबुद्धि वाले बालक होते हैं उन चारों में से कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए कि भी अमान्यता को रोकना होना चाहिए, पाठ्यक्रम की समृद्धि होनी चाहिए या अवसर की भी समानता होनी चाहिए। तो तेज़ और जो मंदबुद्धि वाले बालक होते हैं शैक्षिक व्यवस्था के लिए इन तीनों अवस्था का स्कूल में होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑप्शन आपका कौन सा ठीक होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट है, सृजनशील बालक की विशेषता नहीं होती कि जो बालक क्रिएटिव होते हैं उनमें चारों में से कौन सी नहीं होती। परिश्रमी तो होते हैं, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के भी होते हैं, उनमें साहस भी अच्छा होता है। मंदबुद्धि वाला जो बच्चा होता है वो सृजनशील बालक नहीं हो सकता। इसलिए इनमें से आपका सृजनशील बालक की विशेषता नहीं होगी तो कौन सा नहीं होगा? वो मंदबुद्धि नहीं होगा। और अगर वो कोई पूछता भी होगा भी कौन सी विशेषता सृजनशील की होती है तो परिश्रमी भी होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का भी होता है, उसमें साहस भी मंदबुद्धि बच्चे से ज़्यादा होता है। इसीलिए वो किस कैटेगरी में आता है? क्रिएटिव कैटेगरी में आता है। मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कौन सी विधियाँ आती हैं? मनोवैज्ञानिक, इसमें मन का ज़्यादा प्रयोग होता है। क्या स्वप्रविश्लेषण विधि आएगी, स्वतंत्र साचर्य विधि आएगी या मनोनाटकीय विधि आएगी या इनमें से सभी आएगी? तो मनोवैज्ञानिक जो विधि है आपकी वो इनमें से नाटकीय विधि कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। मंदबुद्धि बालकों की क्या विशेषता नहीं है? देखो, मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं पूछा हुआ है। क्या शारीरिक दोष पाया जाएगा? तो पाया जाएगा उसके अंदर। अमूर्त चिंतन का भी अभाव होता है मंदबुद्धि बच्चों में। सीखने की गति भी क्या होती है? मंद होती है। तो मौलिकता उसकी विशेषता नहीं होती। और अगर वो पूछता भी कौन कौन सी विशेषता होती हैं तो शारीरिक दोष भी होगा, अमूर्त चिंतन का अभाव भी होगा और सीखने की मंद गति भी होगी। लेकिन नहीं पूछा हो तो नहीं, वहाँ पर क्या आएगा? मौलिकता आएगा स्टूडेंट्स। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि विशिष्ट कक्षाएं देनी चाहिए, उसको संपन्नीकरण करना चाहिए या गतिवर्धन करना चाहिए। देखो, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं जो सामान्य से हटके होते हैं, जिनका 140 से ज़्यादा होता है IQ लेवल, तो उन बच्चों की शिक्षण विधि के लिए विशिष्ट कक्षाएँ भी होनी चाहिए, संपन्नीकरण भी होना चाहिए और गतिवर्धन भी होना चाहिए। लेकिन इनमें से सारे ऑप्शन उसका आंसर होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका, जटिल बालकों के 2 प्रकार किस विद्वान द्वारा बताए गए हैं? क्या स्किनर ने बताए हैं, फ्रायड ने बताए हैं या बर्ट ने बताए हैं? तो जटिल बालकों के भी 2 प्रकार किसने बताए स्टूडेंट्स? हम आपके बर्ट ने बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शारीरिक अस्वस्थता काम प्रवृत्ति की प्रभाव मंद गति के विकास वाला अपराध के किस कारण के अंतर्गत आते हैं? तो शारीरिक या अस्वस्थता काम प्रवृत्ति का प्रभाव जो होता है वो सारे आपके व्यक्तिगत कारण हैं, क्योंकि ये सब में होते हैं अलग अलग होते हैं। तो आपका क्या आंसर आएगा इसमें? व्यक्तिगत कारण। सीखने का सूझ का सिद्धांत किस जानवर ने दिया था? तो सूझबूझ का सिद्धांत आपको याद करना है, चिंपैंजी ने दिया था सुल्तान नामक बंदर के ऊपर। चिंपैंजी स्टूडेंट्स, किसका? सूझबूझ का सिद्धांत। सीखने के सूझ के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता इनमें से कौन सी नहीं पूछी हुई है? तो नहीं पे क्या स्टूडेंट्स आपका? यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता। यह आपका सही है कि जो सीखने का सूझबूझ का सिद्धांत है वो आपका नहीं पूछा हुआ है। तो नहीं में क्या आएगा? यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता। शिक्षण और अधिगम के बारे में आप क्या जानते हैं? शिक्षण और अधिगम दोनों को बारे में आप क्या जानते हैं कि दोनों ही आपकी गत्यात्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, दोनों में अधिगम और अधिगम की शिक्षण की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही है। दोनों सिक्के दोनों पहलू है, बिल्कुल सही है कि भी शिक्षण के बगैर अधिगम हो सकता है, अधिगम के बगैर शिक्षण ही हो सकता है। तो आपका उपयुक्त सभी 3 ऑप्शन ही शिक्षण अधिगम के आप बिल्कुल सही होंगे। जो आपके क्रिएटिव बच्चे होते हैं, सृजनशील बालक होते हैं, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है? तो उसकी प्रवृत्ति होती है आपके स्टूडेंट्स, सृजनात्मक बालक हमेशा सफलता की ओर ही उन्मुख होते हैं। कि जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो सफलता के कदम पर बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत कौन सी विधि काम में ली जाती है? मनोवैज्ञानिक विधि के अंदर आपका स्टूडेंट्स अनुदेश विधि भी आएगी, समाज नाटकीय भी आई थी, पिछले क्वेश्चन में मैंने करवाया था अभी आपको, मनोनाटक विधि भी आएगी। तो तीनों विधि आपकी मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आती हैं। ऐसा व्यक्ति जिसमें ऐसा शारीरिक दोष होता है किसी भी रूप में उस स्थान क्रिया में भाग लेने से रोकता है तो उसे सीमित रखता है।
ऐसे व्यक्ति का सिद्धांत आपका विकलांग का किसने दिया था? तो चारों ऑप्शन में से जो आपको सीमित कर देता है विकलांग में, वो आपका क्रो एंड क्रो ने दिया था स्टूडेंट्स। सीमित से क्या याद रखोगे आप? विकलांगता में सीमित करना क्रो एंड क्रो का। प्रभावशाली बालक वे होते हैं जिनका नाड़ी संस्थान क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। बिल्कुल सही है। ये कथन किसने दिया है? सिम्पसन ने दिया है, ट्यूमकी ने दिया है, दोनों में से कोई नहीं। तो प्रभावशाली बालक जो होते हैं उनका नाड़ी संस्थान भी क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। ये आपका दोनों ने दिया है, सिम्पसन ने भी दिया है और ट्यूमकी ने भी दिया है। हैडफील्ड के अनुसार उपचार के प्रकार कितने हो सकते हैं? तो उपचार के प्रकार आपके हैडफील्ड के अकॉर्डिंग कितने होते हैं स्टूडेंट? 5 होते हैं। इनमें से मित्र के वर्ण में प्रभाव डालने वाला तत्व कौन सा होगा? उम्र होगी, समानता हो गया, समीपता होगी। तो स्टूडेंट्स क्या होंगे इनमें से? सभी। नेक्स्ट है, जो निर्देशन एक व्यक्ति को उसकी व्यावसायिक और जीविका में उन्नति संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं को उसके जीविका संबंधी अवसरों के संबंध में ध्यान रखते ही जाता है, वह क्या कहलाता है? उसका व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है स्टूडेंट्स। क्या कहलाता है? व्यावसायिक निर्देशन। नेक्स्ट आपका कक्षा शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव होगा दूसरों के साथ अंतःक्रिया करना होता है। तो इनमें से यह सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया गया स्टूडेंट्स आपका रीड के द्वारा। कक्षा में संबंधों का प्रतिमान समुपस्थिति होती है, सीखने पर प्रभाव भी डालती हैं। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? ये कथन दिया गया था बोवार्ड के द्वारा। निम्न में से अधिगम की विधियाँ कौन कौन सी हैं? अधिगम की सीखने की विधियाँ सामूहिक विधि है, करके सीखना सबसे बेस्ट है, अवलोकन भी है। तो अधिगम की तीनों विधियाँ आपकी। अधिगम की आपकी तीनों विधियाँ होगी स्टूडेंट्स। बालक को सीखने के समय ही जिस क्रिया को सीखना होता है टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके उसका संबंध मस्तिष्क से हटा दिया जाएगा। तो यह कथन आपका दिया गया था सुप्त अधिगम कहलाएगा स्टूडेंट्स। व्यक्ति भिन्नता का मुख्य कारण इनमें से कौन सा होगा? आयु और बुद्धि का प्रभाव होगा स्टूडेंट्स। शारीरिक रूप से विकलांग बालक नहीं होते, जब विकलांग ही होंगे तो वो आपके स्वस्थ नहीं होंगे। वह बालक जो व्यवहार के सामाजिक मापदंड से विचलित हो जाता है, भटक जाता है, बाल अपराधी कहलाएगा। यह परिभाषा आपकी दी गई स्टूडेंट्स हीली के द्वारा। नेक्स्ट, मानसिक रूप से जो पिछड़ा बालक होगा उसकी पहचान करने के लिए आप क्या क्या करोगे? मंदबुद्धि बालकों की विशेषता को कसौटी मानोगे, उपलब्धि का परीक्षण करोगे, बुद्धि का परीक्षण करोगे, या सारे? देखो, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की पहचान करने के लिए आप उसका बुद्धि का परीक्षण भी करवाओगे, उपलब्धि का परीक्षण भी करवाओगे, और उसकी मंदबुद्धि की विशेषताओं की कसौटी भी करोगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे स्टूडेंट्स।